आज हम पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा पार्ट 2। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए बड़े बड़े, उनको सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में संकलित किया गया था और उन्हीं को आगे चलकर भिक्षु अपनी शिक्षा के अंतर्गत भी ग्रहण करते थे। बौद्धकालीन शिक्षा का समय है 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी। 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी में जिस शिक्षा को दिया जाता था, जो शिक्षा मतलब दी जाती थी, उसे बौद्धकालीन शिक्षा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बौद्धकालीन शिक्षा कहा जाता था। बौद्ध शिक्षा का जो मुख्यालय था वो था बौद्ध संघ। मतलब मुख्यालय का मतलब होता है जो बौद्ध शिक्षा दी जाती थी, इसका मेन ब्रांच बौद्ध संघ था और इसके अंतर्गत सारे मठ आते थे, बौद्ध मठ, जहाँ पर बौद्ध भिक्षुकों को शिक्षा दी जाती थी। अब हम पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य। पहला उद्देश्य था ज्ञान का विकास। दूसरा उद्देश्य था सामाजिक आचरण की शिक्षा, मतलब बहुत ही अच्छा आचरण होना चाहिए समाज में उनका। मानव मात्र को सबसे नंबर 1 पर मानना चाहिए, मानव प्रेम को, कर्म को, और जो भी समाज में अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे अच्छा आचरण, एक दूसरे के साथ अच्छा आचरण करना चाहिए, अच्छा व्यवहार मतलब करना चाहिए। इसकी शिक्षा बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, सामाजिक आचरण की शिक्षा। उसके बाद है मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। मानव संस्कृति में जितने भी संस्कृति हैं उनका संरक्षण बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत किया जाता था। इसी के अंतर्गत बौद्ध जो भिक्षु होते थे वे विभिन्न धर्मों की भी शिक्षा ग्रहण करते थे, जैसे वैदिक कालीन शिक्षा ग्रहण करते थे और उसके बाद जैन धर्म की भी शिक्षा ग्रहण करते थे। उसके बाद चौथा है उद्देश्य चरित्र निर्माण। जो भी बौद्धों में बौद्ध भिक्षु होते थे या बौद्धकालीन शिक्षा जो ग्रहण करते थे, उनका चरित्र क्या होना चाहिए? बहुत ही अच्छा चरित्र निर्माण के कौशल के विकास के लिए, चरित्र निर्माण अच्छा करने के लिए वो सबसे पहले क्या करते थे? 10 वचन का पालन करते थे। जो 10 वचन इसके पहले बताए थे उसका पालन करते थे, जिससे उनका जो चरित्र है वो चरित्र और अच्छा हो जाता था, उसका निर्माण, चरित्र निर्माण अच्छा हो जाता था। उसमें पहला था अहिंसा, फिर सत्य बोलना हो गया था, फिर तीसरा था शुद्ध आचरण, सही मात्रा में भोजन, मादक पदार्थों से दूर रहना, नशीली जो भी पदार्थ है उससे दूर रहना, उसके बाद नृत्य, तमाशे, डांस इत्यादि से दूर रहना, दूसरे की वस्तुओं को बिना अनुमति के ना छूना या ना लेना, दान में कीमती वस्तुएं जैसे होती हैं हीरे जवाहरात, इन वस्तुओं को ना लेना, इन सब का पालन करना होता था, जिससे चरित्र निर्माण दिन प्रतिदिन इनका अच्छा होता था। कला कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा तीसरा उद्देश्य है। पांचवा उद्देश्य है कला कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा। कौशल का मतलब होता है स्किल। जो स्किल कैसे डेवलप होती है? जब हम किसी भी चीज़ का या किसी भी स्किल का जब हम डेली कौशल का जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो उसमें हम पारंगत हो जाते हैं या दक्ष हो जाते हैं, तो उसी को कला कौशल कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के कला कौशल दिए जाते थे बौद्धकालीन शिक्षा में, जैसे पशुपालन की शिक्षा हो गई, व्यवसाय शिक्षा के अंतर्गत आता है। उसके बाद कृषि इत्यादि की भी शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद छठवां है उद्देश्य बौद्ध धर्म की शिक्षा। बौद्ध धर्म की शिक्षा भी दी जाती थी, जिससे बौद्ध भिक्षु बौद्ध भिक्षु को बौद्ध धर्म में शिक्षा जो दी जाती थी उसे बौद्ध धर्म की शिक्षा कहते थे। तो उसका बौद्धकालीन शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी था कि सभी बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करें। अब हम देखेंगे बौद्ध काल में जो टीचिंग की विधियां थी,
जिन विधियों से टीचिंग कराई जाती थी उनको देखेंगे। पहली विधि है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में होता है कि हम जब किसी को देख करके उसकी नकल करके सीखते हैं। जैसे शिक्षक हो गए, जब प्राथमिक स्तर पर होते हैं हम लोग, प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है उसमें बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर अनुकरण के माध्यम से, मतलब देख करके सीखते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग आ ई इन अक्षरों को बोल करके पढ़ाते हैं, तो वो जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, इन जो अक्षर होते हैं उनको दोहराते हैं, मतलब अनुकरण करते हैं। ये क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर होता है। इसमें अक्षरों का उच्चारण करते हैं, जैसे हमने अभी बताया आ ई। इसका आप शिक्षक द्वारा आ ई ये बोलेंगे अक्षर, बच्चे उसका उच्चारण करेंगे। उसके बाद जब लिखाया जाता है, बच्चों को लिखने का भी क्या कराया जाता है, इसी तरह देख करके बताया जाता है। जैसे का बनाना है तो पहले खड़ी पाई बताएंगे, फिर गोला बताएंगे, फिर ऐसे बताएंगे, फिर ऊपर बताएंगे। ऐसे पूरा प्रॉपर तरीके से का को लिखना बताएंगे, तो बच्चे उसी का अनुकरण करके लिखना सीखते हैं। इसी विधि को अनुकरण विधि कहते हैं। ज़्यादातर प्राथमिक स्तर पर प्रयोग की जाती। दूसरी टीचिंग की विधि है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग इसलिए किया जाता है जिससे बच्चे में तर्क शक्ति का विकास हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 1857 का विद्रोह है, तो इसको पूछेंगे 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका प्रसार कैसे हुआ आदि के बारे में प्रश्न पूछेंगे, जिससे बच्चे का क्या हो, बच्चे उस पे सोचकर अपनी तर्क शक्ति के आधार पर उत्तर देते हैं। इस बौद्ध काल में जो अगली प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता था वो थी प्रश्नोत्तर विधि। इसका प्रयोग मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है जिससे बच्चे की तर्क शक्ति का विकास हो। तीसरी विधि है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में लेक्चर मेथड के तहत किसी भी विषय के बारे में अच्छे से समझाने के लिए इसके बारे में बताया जाता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया 1857 का विद्रोह, तो 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये व्याख्या के द्वारा हम बच्चों को समझाएंगे, जिससे जो भी विषय है उसकी पाठ वस्तु का अर्थ अच्छे से समझ में आए और उसका विस्तार कैसे कैसे हुआ है ये समझ में आए। ये ज़्यादातर प्रयोग लेक्चर मेथड का उच्च स्तर पर किया जाता है। उसके बाद अगली विधि है वाद विवाद एवं तर्क विधि। वाद विवाद एवं तर्क विधि का प्रयोग टीचिंग में इसलिए किया जाता है जिससे बच्चे अपने तर्क शक्ति के अलावा जो भी विषय है उस पर विश्लेषण कर सकें और उसके बारे में अपने ही आधार पर उस पर विचार व्यक्त कर सकें। इसलिए वाद विवाद एवं तर्क विधि का प्रयोग किया जाता था बौद्ध काल में। व्याख्यान विधि, ये ज़्यादातर व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड, जैसे अभी हमने बताया, उच्च शिक्षा में ज़्यादा दी जाता था, जिससे जो भी विषय है उस पर व्याख्या अच्छे से की जा सके। उस विषय वस्तु या उस पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी विषय है उसको अच्छी तरीके से समझाने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता था। सम्मेलन एवं शस्त्रार्थ विधि का प्रयोग इसलिए किया जाता था, इसमें सम्मेलन एवं शस्त्रार्थ विधि, जैसे आजकल सम्मेलन होता है उसमें बहुत से लोग एकत्रित होते हैं, और शस्त्रार्थ का मतलब होता है दो विद्वान जब आपस में मिल करके किसी विषय पर वाद विवाद करते हैं, जिसमें कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बातों से पराजित कर देता है, उसी को शस्त्रार्थ कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे सम्मेलन आज के तौर पर भी बुलाया जाता है ना, बहुत से विद्यार्थी इकट्ठे होते हैं, उसी तरह सम्मेलन में भी बहुत से विद्यार्थी इकट्ठे होते हैं, और जो भी किसी विशेष विषय से संबंधित व्यक्ति या टीचर्स आमंत्रित किए जाते हैं, या प्रोफेसर, किसी विशेष विषय से संबंधित कोई प्रोफेसर आमंत्रित किए जाते हैं जो अपने विषय में बहुत माहिर हों। वो किसी भी एक विषय को लेकर के उस पर दो विद्वान व्यक्ति के बीच शस्त्रार्थ होता है। उस सम्मेलन में व्याख्यान के द्वारा लेक्चर मेथड के द्वारा शस्त्रार्थ होता है, जिसमें कोई एक व्यक्ति अपने विचार से दूसरे व्यक्ति को पराजित कर देता है या अपनी बातों पर विजय हासिल कर लेता है, तो उसी को शस्त्रार्थ करते हैं। इसमें इस विधि के द्वारा भी बौद्ध काल में इसका प्रयोग किया जाता था।
प्रदर्शन का मतलब होता है करके दिखाना और अभ्यास का मतलब होता है निरंतर प्रैक्टिस करना। प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि का प्रयोग ज़्यादातर उच्च शिक्षा में किया जाता था, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा हो गया, जैसे पशुपालन इत्यादि हो गया, कृषि की शिक्षा हो गई, जिसमें विभिन्न कौशलों का ज्ञान कराया जाता था। स्किल डेवलप करने के लिए निरंतर अभ्यास किया जाता था। उसी में व्यावसायिक विषयों और चिकित्सा विज्ञान आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता था कि जो भी शिक्षक या उपाध्याय होते थे वो क्रिया मतलब उसको करके दिखाते थे कि चिकित्सा मतलब जो भी डॉक्टर हैं उसका इलाज कैसे करेंगे एक मरीज़ का, तो मरीज़ का इलाज कैसे करेंगे इसको दिखाते थे टीचर्स करके। या पशुपालन है तो पशुओं को कैसे पाला जाता था इसको करके दिखाते थे। छात्र उनका अनुकरण करते थे और निरंतर अभ्यास द्वारा इसको उसी क्रिया को बार बार करके मतलब निरंतर अभ्यास के द्वारा उसमें दक्षता प्राप्त कर लेते थे। इसी को प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि कहते हैं। इसमें एक अगली विधि है स्वाध्याय विधि, मतलब सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी ज़्यादातर उच्च शिक्षा में कराई जाती थी। स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ स्टडी, ये ज़्यादातर उच्च शिक्षा में कराई जाती है, जिसमें जो स्टूडेंट होते थे वो अपने स्वयं के माध्यम से पढ़ करके ज्ञान हासिल करते थे। उसी को स्वाध्याय विधि कहते हैं। देशाटन, अगली विधि है देशाटन। इसमें क्या होता था, जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनको अलग अलग देशों में देशाटन मतलब अलग अलग देशों में घूमने का अवसर दिया जाता था, उसी को देशाटन कहते थे। ये इसके माध्यम से क्या होता था, जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनको वास्तविक जगत की जानकारी का मौका अवसर दिया जाता था, जिससे वे समाज को, जो मानव समाज था उसको बेहतर तरीके से समझ सकते थे और बाद में जब वो वापस आएंगे अपने देश में तो उसका प्रशिक्षण भी दे सकते हैं कि वास्तविक जगत कैसा होता है। तो इस तरह हमने पार्ट 2 को कंप्लीट किया। बौद्धकालीन शिक्षा का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया।